हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका हिंदी के पीवाईक्यू सेट में। चलिए, तो अब तक हमने जितने भी पीवाईक्यू सेट लगाए हैं उन सबकी प्रैक्टिस आई होप आप सभी ने कर ली होगी। हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राइट। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको पूरे पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स की एक पूरी एक आशंका होती है कि हाँ आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि भाई आप उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको हिंदी की तैयारी में बिल्कुल अच्छे से उसकी हिंदी की तैयारी आपकी हो जाए, इसी वजह से हम ये पीवाईक्यू सेट आपको करवा रहे हैं। क्लियर? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं। तो चलिए, सेट जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, यस, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत अद्भुत रस आप जानते हैं कि भाई अद्भुत रस का मतलब होता है जो किसी भी चीज में आश्चर्यजनक, राइट, आश्चर्यजनक चीजों को जो दिखा दे वो हमारा अद्भुत रस होता है, ठीक है। वही अद्भुत रस के अगर हम स्थायी भाव की बात करें, क्योंकि जो भी रस होता है उसका अपना एक स्थायी भाव होता है जिस भाव पे वो काम करता है, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। देखो, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा करूँ आप ना अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, और जिससे आप जो भी आपका आंसर है आप उसे लिख लो और उसके बाद आप मुझसे मैच करो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक। सोरठा छंद जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हमारा कुंडलिया, दोहा, सोरठा, ये सारी चीजें आती हैं। तो सोरठा में अलग अलग, सोरठा में दोहा में अलग अलग मात्राएं होती हैं। चरण क्या होते हैं? चरण का मतलब होता है कि भाई जैसे आपका एक पूरा वाक्य हमारा इस तरह से लिखा हुआ होता है, बीच में कॉमा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कहलाता है ये हमारा पहला चरण कहलाता है। उसके बाद ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई सोरठा के प्रथम चरण में, यानी कि इस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। आई होप आंसर आपने लिख लिया होगा। तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं, ठीक, क्लियर। चलिए, ये कहते हैं निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, राइट। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कि जो दिए हुए होंगे वो सारे कैसे होंगे? शब्द अलंकार होंगे। शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जिसमें हम शब्दों को क्या करते हैं, शब्दों के अकॉर्डिंग उसमें कितने शब्द हमारे इस्तेमाल हुए, कितने शब्दों का रिपीटेशन हुआ या कितने वर्णों का रिपीटेशन हुआ, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। वे कहते हैं कौन सा है ऐसा जिसमें जो शब्द अलंकार नहीं है, ठीक। आंसर लिखेंगे अपने पास, अब मैं बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है रूपक। अनुप्रास में भी वर्णों की गिनती होती है, यमक में शब्दों की गिनती होती है, श्लेष में भी शब्दों की गिनती होती है, ठीक है। तो रूपक अलंकार जो है यहाँ पे उपमा दी जाती है किसी अन्य चीज से या किसी अन्य वस्तु के साथ कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उसके जैसा है, उसका मुख ऐसा है वैसा। तो ये हमारा किसमें आ जाता है? रूपक अलंकार हमारा शब्द अलंकार नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के। तो ये कहते हैं निम्न में से दंत्य ध्वनि है। दंत्य ध्वनि क्या होगी? जिसको बोलते वक्त हमारी जीभ हमारे दांतों से टकराए, ठीक है, दांतों से टच करे, वो हमारी दंत्य ध्वनि होगी। बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते वक्त हमारी जीभ हमारे दांतों के बीच में आती है। तो अब इसमें कौन सा है? पहला वर्ण आप बोल के देखेंगे, ख, जीभ हमारी पीछे की तरफ गई है। च, ल, ला को जब बोला तो ला बोलते वक्त जीभ जो है वो हमारे ऊपर वाले दांतों से टच होती है, ठीक है। तो हमारी दंत्य ध्वनि क्या हो गई? ल हो गई, ठीक है। ये कहते हैं निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, ठीक। ये थोड़ा अशोक लिखा गया है, इसको अघोष कर लेना, ठीक है। तो ये कहते हैं निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है?
देखेंगे आंसर। जी, मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि आप जो है सघोष अघोष वर्ण की जो डेफिनेशन है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने भी आई होप देख ली होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अघोष और संघोष वर्ण होते हैं उनका जो हमारा तात्पर्य होता है वो होता है हमारी स्वर तंत्रिकाओं से, ठीक है। जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं कंपन करें वो हमारे संघोष कहलाते हैं, और जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं कंपन नहीं करती वो हमारे अघोष कहलाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इनमें से किसी भी आप, यस, आई होप आंसर देख लिया होगा इनमें से आपने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है अघोष वर्ण का वो है च। च, ज, झ, ड़। जब आपने ज, झ, ड़ को बोला तो आपकी जो आवाज है आप खुद फील करोगे कि आपके गले के आसपास कुछ कंपन हो रही है। लेकिन जब आपने च को बोला तो च को बोलते वक्त आपको आपके स्वर तंत्रिकाओं में किसी भी तरह की कंपन आपको महसूस नहीं हुई, ठीक है। तो यही हमारे क्या हो जाते हैं, अघोष वर्ण हो जाते हैं, ठीक। आगे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक। देखिए आंसर। जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, काव्य, चंद्र या सुंदरता। देखो, चंद्र तो हो नहीं सकता, सौभाग्य नहीं हो सकता, भाग्य की बात की जा रही है, और काव्य भी पुल्लिंग में आता है। बात करते हैं सुंदरता की। तो सुंदरता एक ऐसा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहता है, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द हमारा कौन सा है, हमें वो पहचान, ठीक। देखेंगे आंसर। तो जो हमेशा पुल्लिंग शब्द रहने वाला है वो कौन सा होगा? सागर। यहाँ से आप इन शब्दों को भी नोट करते चलेंगे, सौभाग्य, काव्य, चंद्र, ये हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। आशा, गरिमा, आज्ञा, ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इन शब्दों का भी जरा ध्यान रखते हुए आप लोग इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है ना? इस तरह के क्वेश्चन हम हर प्रैक्टिस सेट में करते हैं, और हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हमेशा बहुवचन क्या होगा, पुल्लिंग शब्द कौन सा, स्त्रीलिंग कौन सा है, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें हमें आती हैं और हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये आती नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, ठीक। तो किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, ठीक। तो 48 का आंसर आप जरा करेंगे, सदा बहुवचन में। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का वो किसी ना किसी एक पीवाईक्यू में मैंने करवाया है, तो आप प्लीज मुझे बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में रहेगा। अपने पास नोट करके रखिए, जब मैं बताऊंगी तो उसे करेक्ट कर लेना या रॉन्ग कर लेना, यही दो कंडीशन हो सकती है, देखो, ठीक है। तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? दर्शन। क्लियर? क्या है? दर्शन। गाय, बहन और लता की अगर मैं बात करूं तो तीनों अलग हमें दिखाई दे रहे हैं कि यस, ये कैसे हैं, ये एक वचन है ना, ये एक वचन है। लेकिन जो हमेशा बहुवचन में रहेंगे वो किस में रहेंगे? दर्शन रहेंगे। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? सर्वनाम को हम पहले ही बता चुके, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह पर जो इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो संज्ञा की जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा? सभा, मनुष्य, हिमालय या यह, ठीक। संज्ञा की जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, आप मुझे बताइए। अपने पास आंसर नोट करके रखो, फिर मैं बताती हूँ, जल्दी करेंगे। देखो, अगर मैं यह की बात करूं तो यह हम किसी मनुष्य के बारे में बात कर सकते हैं, किसी जगह के बारे में बात कर सकते हैं। हमने उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया यह, और यही हमारा क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो सही आंसर तो वैसे हमारा यही हो गया, यह। लेकिन अगर मैं बात करूं सभा की, तो सभा जो है, सभा का मतलब होता है ग्रुप में, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से कौन सी आ जाती है? जितने भी हमारी संज्ञाएं होती हैं, लाइक हमारी व्यक्तिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, तो उन सभी में ये सभा जो है किस में आ जाता है? जातिवाचक, ग्रुप वाले में आ जाता है कि हाँ, हम सभा की हम बात कर रहे हैं। मनुष्य तो मनुष्य है, ये तो रहेगा ही। हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है, एक जगह का नाम है, तो ये हमारा किस में रहेगा? संज्ञा में रहेगा, ठीक है।
ये कहते हैं निम्न में से विशेषण क्या है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा की क्या विशेषता। ठीक है, संज्ञा की विशेषता को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब आप बताइए इसमें से संज्ञा की विशेषता क्या है। ठीक है, संज्ञा की विशेषता क्या है आप बताएंगे। ठीक, शीतलता, बल, वृद्धि या नया। देखो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप इसका आंसर करेंगे। ठीक, शीतलता, बल, वृद्धि या नया, आपको किसमें, अब यहाँ पे आपको भाव और विशेषता में फर्क बताना है। ठीक है, देखो शीतलता एक भाव होता है, बल एक भाव है, वृद्धि एक भाव है, नया, नया क्या है? नया विशेषण है, नया कपड़ा, नया व्यक्ति, नई जगह। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कहते हैं सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल क्या है? सीता सो रही थी, है ना, तो इसका जो काल है वो क्या होगा? सामान्य भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा या संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक, सामान्य भूतकाल का क्या हो जाता है कि भाई हाँ, सामान्य भूतकाल है कि ये काम कर रहा था या कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो सीता सो रही थी। ठीक, सो के उठ नहीं गई थी, यानी कि अभी जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो उस वक्त पे सो ही रही थी, कार्य क्या था? चल रहा था। ठीक, सामान्य भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका होता है, पूर्ण भूतकाल में पूरी तरह से उसका टच भी छूट चुका होता है, संदिग्ध में हम असमंजस में रहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन अपूर्ण भूत का मतलब है कि सीता सो रही थी, मतलब जबकि हम बात कर रहे हैं अभी वो काम कंटिन्यूस में चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो ये कैसा हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, निम्न में से तद्भव, ये उसी तरह से आ जाते हैं जैसे आप पढ़ते हैं ना कि भाई जो आप इंग्लिश में आप पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसकी आप परिभाषा पढ़ते हैं कि इसमें रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, अपूर्ण भूत जो आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, सामान्य भूत किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, जाता था, खाता था, रहता था, राइट, तो ये इस तरह से भी आप इसको पूरी तरह से कर सकते। पास्ट परफेक्ट में आ जाता है पूर्ण भूत, यहाँ पूरा काम हो चुका और टच भी छूट चुका है। ठीक है, तो सीता सो रही थी, ठीक, तो सीता सो रही थी हमारा कैसा होगा? अपूर्ण भूत होगा। ठीक है, निम्न में से तद्भव क्या है? तद्भव क्या होता है? अशुद्ध शब्द जो होता है वो क्या है? ठीक है, एक होता है तत्सम, शुद्ध, और तद्भव हमको बताना है। गांव, अमृत, उच्च या एकत्र। ठीक, तो तद्भव शब्द आप हमें बताएंगे कि इसमें तद्भव शब्द हमारा कौन सा है। ठीक है, देखो अमृत बिल्कुल शुद्ध शब्द है, उच्च बिल्कुल शुद्ध शब्द है, एकत्र बिल्कुल शुद्ध शब्द है। बात करते हैं गांव की। गांव हमारा कैसा है? ये हमारे द्वारा बनाया गया शब्द है, बल्कि इसका सीधा जो सही शब्द होता है वो होता है ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? देखेंगे आंसर। गधा, गाय, घड़ा या ग्राहक। अब हमें इसमें शुद्ध रूप बताना है, जो संस्कृत से लिया गया शब्द है वो हमें बताना है। गधा, घड़ा, ग्राहक, गाय। अब देखो गधा, घड़ा और गाय ये तो है हमारे तद्भव रूप, ठीक है, बनाए हुए, ठीक, संस्कृत के से द्वारा परिवर्तित किए गए शब्द हैं। लेकिन जो ग्राहक हमारा शब्द है, ग्राहक पूरी तरह से शुद्ध रूप है, और यही हमारा क्या है? सही आंसर भी है। ठीक, यही हमारा क्या है? सही आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई बताइए जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, नीर, सलिल, समीर, अम्बु। ठीक, यहाँ से तो बहुत आराम से पता चल जाएगा, समीर से आप पता लगा लो। समीर क्या है? ठंडी हवा का झोंका, है ना, एक मूवी में, किसी मूवी में ये एक डायलॉग है, समीर द ठंडी हवा का झोंका। तो आप समीर से पता लगा लीजिए कि ये किसका है? ये वायु का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का मतलब क्या होता है? जटिल का मतलब होता है कठिन। ठीक, और कठिन का विलोम क्या होगा? सरल। ठीक, ये तो बहुत आसान है, तो आराम से आप कर ही लोगे। कहते हैं वर्ण का अर्थ नहीं होता, वर्ण का अर्थ नहीं होता। हर एक शब्द के पर्यायवाची होते हैं, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक से ज्यादा अर्थ उसके निकल ही जाते हैं। तो वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है वो हम बताएंगे। ठीक है,
अक्षर, रंग, जाति या सुंदर। ठीक है, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है। ठीक है, जैसे कृष्ण को कहा जाता है कि वो कैसे है, वो सांवले वर्ण के हैं। वर्ण का मतलब जाति भी होता है, लेकिन वर्ण का मतलब सुंदर नहीं है, और हमसे नहीं ही पूछा गया है। सही आंसर हमारा क्या होगा, सुंदर। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे करना बहुत कठिन हो, राइट। तो ऐसा काम क्या हो जाता है जिसे करना बिल्कुल बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, दुष्कर, पुष्कर, दुराग्रह या दुरज्य। ठीक है, तो दुरज्य की अगर हम बात करें या दुराग्रह की बात करें, पुष्कर की बात करें, तो ये कहीं से कहीं तक भी ये शब्द हमें बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं दुष्कर, तो हाँ, ये बिल्कुल प्रॉपर शब्द है और यही हमारा सही आंसर भी है। ठीक, ये क्या है, दुष्कर। क्लियर है इतनी चीज। चलिए, अली और अली का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म को आपको बताना है। अली का क्या मतलब होता है और अली का क्या मतलब होता है। ठीक है, सही शब्द, सही आपको सही अर्थ वाला युग्म बताना है। ठीक है, तो सही अर्थ वाला युग्म हमारा क्या होगा, अली का मतलब क्या होता है, भौरा। इस अली का मतलब होता है भौरा। ठीक है, और इस अली का मतलब होता है सखी। ठीक, अब भौरा और सखी ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अपमान में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला। ठीक है, अपमान में उपसर्ग क्या होगा, है ना, अपमान। तो आप केवल उपसर्ग, मैंने प्रत्यय मैंने आपको बताया था पीवाईक्यू में कि किस तरह से अलग करते हैं, कि आप जो उसका मूल शब्द है उसको अलग कर लीजिए। तो अपमान में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द से पहले लगाया जाता है। ठीक है, तो अपमान से आप जो मूल शब्द है मान, उसको अलग कर लीजिए, और जो हमारा बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या बचा, जब हमने अपमान से मान को अलग कर लिया तो क्या बचा, केवल अप बचा, और वही हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए, घबराहट में प्रत्यय क्या है। ठीक है, घबराहट में प्रत्यय। तो अब आप इसमें, अब हम कह देंगे भाई इसमें क्या हमारा प्रत्यय है या क्या नहीं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये देखो यही से पता चल जाएगा, अट, हट या राहट। तो राहट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हट है या आहट है। ठीक है, हट है या आहट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले उसके मूल शब्द को, है ना, घबरा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, घब, यानी कि जो घबरा है उसमें हम क्या कर लेंगे, उसके मूल शब्द को अलग कर लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा आहट। ठीक है, घबराने से जो कुछ भी हमारा एक भाव पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घबराहट कहते हैं। ठीक है, चलिए, परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ या परमो प्लस अर्थ। परमार्थ का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। मात्रा के साथ यहाँ पे आप जाएंगे कि मात्रा हमारी क्या है, देखो हमारी मात्रा दी हुई है परमार्थ, यानी कि परम अर्थ, परम अर्थ। तो ये वाला अ और माँ के साथ जुड़ा हुआ अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो जहाँ पे परम प्लस अर्थ होगा वही हमारा इसका संधि विच्छेद होगा, यानी कि हमारा 61 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। परमो अर्थ मत करना। ठीक है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, अशुद्ध अंश हमको बताना है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यह काम कर लेना का अशुद्ध अंश हमारा क्या होगा, मैंने ही होगा। सीधी बात है, यही पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, पूरी तरह से बदल के रख दिया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, मैंने। ठीक है, राजपुत्र में समास क्या है, राजपुत्र का क्या मतलब है, राजा का पुत्र। ठीक, तो राजा का पुत्र, काकी वाली जब बात आ जाती है तो उसमें तत्पुरुष समास के जो भेद आ जाते हैं, कर्म तत्पुरुष आ गया, है ना, या हमारा कर्ता तत्पुरुष आ गया, संबोधन तत्पुरुष आ गया। तो यहाँ पे राजपुत्र, राजा का पुत्र में हमारा कौन सा है, तत्पुरुष समास है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। ठीक है, आम खाया जाता है। ठीक, तो इसमें कार्य किया जा रहा है, खाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया, कर्मवाच्य हो। ठीक है,
निम्न में से अवयव क्या है? अवयव क्या करते हैं? जिनका लिंग वचन, ठीक है, जिनका लिंग वचन बिल्कुल भी हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, वो चाहे वाक्य कैसा भी है, चाहे भूतकाल में है, चाहे भविष्य काल में है, चाहे वर्तमान काल में है, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहता है। उन शब्दों को हम नहीं परिवर्तित करते हैं किसी भी स्थिति में। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम अवयव कहते हैं। ठीक है, अब जो अवयव शब्द हमारा यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? जी बिल्कुल, तथा। ठीक है, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह क्या है? अल्प विराम यानी कि हमने क्या किया है? थोड़ी देर का पॉज लिया है। ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? कॉमा। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? कॉमा। ठीक, चलिए फिर से आ जाते हैं गद्यांश पे। गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे और फिर इसमें आंसर के जवाब देंगे। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। ठीक है, यह स्थान भूलना मत, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। ठीक है, ठीक, तो हमने ये क्या कर लिया कि भाई पहले एक स्त्री की ये कहानी है, ममता नाम की स्त्री की। ठीक, तो ये मृगदाव में चली गई है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि उन्होंने कहा कि उनके लिए घर बनवा देना, मैंने यहाँ विश्राम पाया था। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित क्वेश्चन में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़िया जो थी उसके अंदर क्या नहीं था? बुढ़ापा, कमजोरी, खांसी या सामर्थ्य। बुढ़िया थी तो बुढ़ापा भी होगा, खांसी उसको बीमारी थी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या नहीं था? सामर्थ्य नहीं था। ठीक है, अश्वारोही वहां क्यों आया था? अश्वारोही वहां पे क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहां विश्राम करने के लिए। ठीक है, तो अश्वारोही वहां पे क्या आया था कि जो राजा ने उसको हुक्म दिया था कि इस छप्पर की जगह घर बनवा देना, तो बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। कौन सा वो छप्पर है जहाँ पे हमें घर बनवाना है? ठीक है, ये कहते हैं गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? कौन आया था विश्राम करने के लिए? हुमायूं। तो पथिक भी किसको कहा गया है? हुमायूं को। हुमायूं में कौन सा गुण था? ठीक है, जो हुमायूं था उसमें कौन सा गुण था? तो हुमायूं में था कृतज्ञता, यानी कि जिससे वो मदद लेता था उसको भूलता नहीं था, उसके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहता ही था। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, घायल थी। ठीक है, तो वह क्या थी? बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं कृतियों से। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पद्मावत किसकी रचना है? ठीक, पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे। भरत भारती के रचनाकार कौन है? भरत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे पीवाईक्यू सेट को एक बार और आपको लगाना है अपने आप से। ठीक है, और उसके बाद जो आपका पूरा का पूरा जो तैयारी है वो पूरी तरह से आपकी यहाँ से कंटिन्यू बेस पे चलती रहेगी। नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में।
तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से, दोबारा दोबारा इसको करिए और अपने हिंदी के पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। चलिए, आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।